आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो आपके पार्ट थर्ड बॉटनी ऑनर्स जो आपके ओल्ड सेशन वाले बच्चे हैं और उनका जो पेपर आता है पेपर 7th जो आपका इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के नाम से आता है। तो यहाँ पर जो है आपके प्रीवियस ईयर 2023 ईस्वी की जो है ना तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के द्वारा जो पूछा गया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर्स है, तो उसमें आज हम लोग देखने वाले हैं जो आपके शॉर्ट प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं ऑनलाइन के। तो इसमें कौन कौन से सवाल जो है आए थे और इसका हम लोग जो है यहाँ पर आंसर्स देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं वन लाइनर में जो है हम लोग का पहला सवाल था वो था बायोम्स क्या होता है ना, कि बायोम्स जो होते हैं इसका डिफिनेशंस आया था कि आप जो है अलग अलग जो है परिभाषित करना है अलग अलग टर्म्स को। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि बायोम्स जो होता है एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र होता है। क्या होता है? ये जो बायोम्स होते हैं, बायोम्स जो होता है एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र होता है जो विशिष्ट जलवायु, वनस्पति और पशु जीवन से व्याप्त होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के तंत्र जैसे जलीय, जंगल, रेगिस्तान इत्यादि शामिल होते हैं। तो बायोम्स क्या होता है? एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र होता है जो विशिष्ट जलवायु, वनस्पति, पशु जीवन से व्याप्त होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के तंत्र जैसे जलीय तंत्र होते हैं, जंगल पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, रेगिस्तान, ये सभी के सभी शामिल होते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे कि दूसरा डिफिनेशन हम लोग ये कर सकते हैं कि बायोम्स जो होता है एक विशाल क्षेत्र होता है जिसमें विशिष्ट जलवायु, वनस्पति तथा पशु जीवन व्यतीत करता है, जो अपने पर्यावरण के अनुकूल एक जैविक समुदाय का निर्माण करता है। कहने का मतलब कि आप जो है ये डिफिनेशन भी लिख सकते हैं ना, और ये जो है आपका 2 लाइन का यहाँ पर भी आप दे सकते हैं कि बायोम्स जो होता है एक विशाल क्षेत्र होता है जिसमें आपका विशिष्ट जलवायु, वनस्पति, पशु जीवन व्यतीत होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल आया था कि इको टाइप क्या होता है ना, इको टाइप क्या होता है? तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि किसी प्रजाति के भीतर है ना, किसी प्रजाति के भीतर भौगोलिक रूप से विशिष्ट जनसंख्या है, यानी कि इकोटाइप जो होता है किसी प्रजाति के भीतर जो है भौगोलिक रूप से विशिष्ट जनसंख्या होती हैं जो किसी विशेष आवास में पनपने के लिए विकसित हुई हैं। ये विशिष्ट प्रजातियां आनुवांशिक रूप से स्थानीय पर्यावरण कारकों जैसे जलवायु, मृदा प्रकार या अन्य पारिस्थितिक स्थितियों के प्रति अनुकूलित होते हैं। यानी कि एक विशेष प्रकार का या विशिष्ट प्रकार की जनसंख्या होती हैं जो जिस आवास में पनपते हैं ना, वह एक विशिष्ट जो है पारिस्थितिक तंत्र या आवास के लिए क्या होती हैं, वो बनी रहती हैं। कहने का मतलब कि वह जो है विभिन्न कारकों के प्रति क्या हो जाता है, अनुकूलित हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इको टाइप कहते हैं। तो इसको हम लोग नोट्स भी कर सकते हैं। किसी प्रजाति के भीतर भौगोलिक रूप से विशिष्ट जनसंख्या होती हैं जो किसी विशेष आवास में पनपने के लिए विकसित हुई हैं। ये विशिष्ट प्रजातियां आनुवांशिक रूप से स्थानीय पर्यावरण कारकों जैसे जलवायु, मृदा के प्रकार या अन्य पारिस्थितिक तंत्रों के बीच या अन्य पारिस्थितिक तंत्रियों के प्रति क्या होते हैं, अनुकूलित होते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला जो सवाल आया था वो था प्राथमिक उत्पादकता क्या होता है। अंग्रेजी भाषा में इसको कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या कहते हैं? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे कि प्राथमिक उत्पादकता वह दर होती है जिस पर किसी पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उत्पादकों द्वारा बायोमास के रूप में ऊर्जा संग्रहित की जाती हैं। या नहीं तो हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्राथमिक उत्पादकता होता है ना, में भाग लेने वाले प्राथमिक उत्पादक होते हैं। कहने का मतलब कि जो प्राथमिक उत्पादकता होती हैं इसमें भाग लेने वाले जो भी आपके मेंबर्स होते हैं ना, वो प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं। जैसे आपके शैवाल हो गए, कुछ जीवाणु हो गए और हरे पेड़ पौधे हो गए। और जो प्रकाश ऊर्जा को क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा को कार्बनिक यौगिक या जो है इसमें क्या कर देते हैं, तब्दील कर देते हैं। कहने का मतलब कि जो प्रकाश ऊर्जा को या रासायनिक ऊर्जा को कार्बनिक ऊर्जा में क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। तो हम लोग लिख भी सकते हैं कि प्राथमिक उत्पादक वह दर है, यानी कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है ना एक रेट होता है। प्राथमिक उत्पादकता वह दर होता है जिस पर किसी पारिस्थितिक तंत्र में
प्राथमिक उत्पादकों द्वारा बायोमास के रूप में ऊर्जा क्या की जाती हैं, संचित की जाती हैं, संग्रहित की जाती हैं। प्राथमिक उत्पादकता में भाग लेने वाले प्राथमिक उत्पादक होते हैं जैसे शैवाल, कुछ जीवाणु और कुछ आपके पौधे, जो प्रकाश ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल देते हैं, कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं कि रिवराइन फॉरेस्ट क्या होता है, यानी कि नदी किनारे वन क्या होता है। तो वे वन क्षेत्र होते हैं या वे फॉरेस्ट होते हैं जो पारिस्थितिक तंत्र, जो नदियाँ, झरनों और अन्य जल निकायों के किनारे पर पनपते हैं तथा जलीय वातावरण के साथ उनके घनिष्ठ संपर्क में विशेषताएं बनी रहती हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिवेराइन फॉरेस्ट कहते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल था क्रायो प्रिजर्वेशंस क्या होता है। यानी क्रायो प्रिजर्वेशंस जो होता है किसी जैविक पदार्थों को, जैसे कि जीवित वर्ग के जो मेंबर्स होते हैं, पदार्थ होते हैं, जैसे कुछ कोशिकाएं हो गई, उत्तक हो गए, कुछ अंग हो गए, इनको क्या करते हैं हम लोग अत्यंत कम तापमान पर संरक्षित करने की प्रक्रिया जो होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशंस कहते हैं। और जिसमें क्या करते हैं मुख्यतः तरल नाइट्रोजन जो -196 डिग्री सेल्सियस का उपयोग किया जाता है ताकि जैविक क्रिया को रोका या काफ़ी धीमा किया जा सके, कम किया जा सके। कहने का मतलब क्रायो प्रिजर्वेशन एक प्रकार का क्या हो गया, यहाँ पर एक प्रक्रिया हो गया है ना, यहाँ पर एक मेथड्स हो गया। जैविक पदार्थों को हम लोग इसमें क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, संरक्षित करते हैं। तो वो सारे के सारे जैविक पदार्थ कौन कौन हैं, कोशिका हो सकते हैं, उत्तक हो सकते हैं, अंग हो सकते हैं, इन सबों को हम लोग क्या करते हैं, संरक्षित करते हैं। तो संरक्षित किस में करते हैं भाई, तो तरल नाइट्रोजन में करते हैं। और टेम्परेचर याद रखिएगा -196 डिग्री पर सेंटीग्रेड पर जो है उसको हम लोग संरक्षित करते हैं ताकि जो जैविक क्रियाएं होती हैं ना उनको रोका जा सकता है, या नहीं तो हम लोग धीमी तरह से कर सकते हैं क्योंकि इसको बचाना है ना, इसको संरक्षित करना है। तो यही जो तरीका है ना, जो प्रक्रियाएं हैं संरक्षित करने की, इसी को क्या कहते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं क्रायो प्रिजर्वेशंस का जो उपयोग होता है यह दीर्घकालीन भंडारण, भविष्य में उपयोग के लिए कोशिकाएं, उत्तक या अंग के जैविक कार्य तथा संरचना की स्थिरता के लिए किया जाता है। कहने का मतलब कि क्रायो प्रिजर्वेशंस का जो हम लोग उपयोग करते हैं ना वह दीर्घकालीन भंडारण, क्योंकि यहाँ पर जो जैविक पदार्थ होते हैं यानी कोशिका को, उत्तक को, अंगों को, इसको हम लोग क्या करते हैं लंबे समय तक रख सकते हैं ना। जो भविष्य में उपयोग के लिए कोशिकाएं होती हैं उनको रख सकते हैं, उत्तक या अंग को रख सकते हैं, है ना। तो इनकी स्थिरता के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशंस तरीका अपनाते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल कि आपका प्रीडेशंस क्या होता है। प्रीडेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, परभक्षण कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि प्रीडेशन जो होता है एक जैविक अंतःक्रिया होता है, यानी कि यहाँ पर बायोलॉजिकल इंटर रिलेशनशिप होता है ना, इंटरेक्शंस होता है जीवों का, जिसमें एक जीव जो शिकारी होते हैं भोजन के लिए दूसरे जीव शिकार को मारते हैं। यानी कि यहाँ पर दो जीव संबंधित रहते हैं, एक शिकारी होता है दूसरा शिकार होता है, और क्या करता है उनको खा लेता है, यानी कि उसको मार देता है और उसको खा लेता है। या नहीं तो हम लोग इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि दो जीवधारी का एक ऐसा संबंध जिसमें एक जीवधारी को क्या होता है, लाभ होता है तथा दूसरे को क्या होती हैं, हानि होती हैं। और याद रखिएगा लाभ को हम लोग सूचित करते हैं प्लस से, हानिकारक यानी हानि होती है तो उसको क्या करते हैं, माइनस से सूचित करते हैं। तो लेकिन इसमें शिकार तथा शिकारी का संबंध होता है, तो इसी संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, प्रीडेशन कहते हैं या परभक्षण कहते हैं। जैसे कि वन पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है, शेर के द्वारा, चीता के द्वारा हिरण को खा लिया जाता है ना। तो इस तरह से यहाँ पर जो शेर या चीता है उसको तो लाभ हो रहा है ना, क्योंकि वे भोजन ले रहे हैं उनसे, लेकिन जो हिरण होते हैं उनको तो हानि होती है ना। तो यहाँ पर अगर किसी भी जीवधारी को, यानी कि जब दो जीवधारी आपस में इस प्रकार से संबंध रखेंगे ना जिसमें से एक को लाभ हो रहा है, जैसे यहाँ पर शेर बाघ को लाभ हो रहा है और हिरण को हानि हो रही है, तो ऐसा इंटरेक्शन या संबंध क्या कहलाएगा, प्रीडेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रीडेशन यानी परभक्षण कहलाएगा। चलिए अगला देखते हैं कि इकोटोन क्या होता है। तो इकोटोन जो होता है ना, यह दो अलग अलग पारिस्थितिक समुदायों या जैविक क्षेत्रों के बीच एक संक्रमण
क्षेत्र होता है जहां दो समुदाय मिलते हैं और एक दूसरे में बदलते हैं। तो इस तरह का जो क्षेत्र होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इकोटोन कहते हैं। और दूसरा डिफिनेशन भी हम लोग लिख सकते हैं कि इकोटोन जो होता है दो पारिस्थितिक तंत्रों के बीच की सीमा होती है जहां एक पारिस्थितिक तंत्र दूसरे पारिस्थितिक तंत्र में बदल जाता है। यहाँ पर जो है ना जीव का घनत्व क्या होता है, सबसे अधिक होता है ना, ज़्यादा घनत्व वाला होता है, क्योंकि दो माहौल यानी कि दो परिवेश एक साथ मिलते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, नदी तथा भूमि के बीच का जो इलाका होता है ना, दलदल का जो क्षेत्र होता है ना, वो आपका क्या कहलाता है, इकोटोन कहलाता है। यानी दो पारिस्थितिक तंत्रों का क्या होता है, आपस में एक दूसरे से मिलना या सीमा जो होता है वही आपका क्या कहलाता है, इकोटोन कहलाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा सवाल, कहता है रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस क्या होता है। तो यहाँ पर देखते हैं नवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है। तो नवीकरणीय ऊर्जा जो होता है वह प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत होता है जो पुनः निर्मित किया जा सकता है। कहने का मतलब कि ये कभी ख़त्म नहीं होगा, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें स्वच्छ ऊर्जा भी कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाया है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि हॉट स्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। यानी कि जैव विविधता हॉटस्पॉट जो होते हैं ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां प्रजातियों की विविधता बहुत अधिक होती हैं, जिसमें स्थानिक प्रजातियां होती हैं। स्थानिक प्रजातियां किसको बोलते हैं, जो दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती हैं। कहने का मतलब कि कोई विशिष्ट प्रजातियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ उसी स्थानों पर पाई जाती हैं, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, स्थानिक प्रजाति कहते हैं, है ना। और बड़ी संख्या में संकटग्रस्त या विलुप्त प्रायः प्रजातियां पाई जाती हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट्स ऐसे क्षेत्रों को कहा जाता है जहां पर प्रजाति की विविधता बहुत अधिक होती हैं, जिसमें स्थानिक प्रजाति और बड़ी संख्या में संकटग्रस्त या विलुप्त प्रायः प्रजातियां पाई जाती हैं। तो उसी क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, हॉट स्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जैसे अगर भारत में बात करी जाए तो 4 प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट्स हैं, जैसे हिमालय, पश्चिमी घाट और श्रीलंका है, इंडो बर्मा और स्विट्जरलैंड है। तो ये सारा का सारा आपका मिलेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल, IUCN क्या होता है। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं IUCN का पूरा नाम क्या होता है। तो I का होता है इंटरनेशनल, क्या होता है, I का इंटरनेशनल, U का होता है यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, रेड डाटा लिस्ट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, विश्व भर के पौधे और जंतुओं की प्रजातियों के विलुप्त होने के खतरे का सारा डाटा क्या रहता है, सूचित रहता है, अंकित रहता है, जिसमें विलुप्त प्रजाति और संकटग्रस्त जो चिंताजनक प्रजातियां होती हैं इनकी सूचना क्या रहती हैं, उसमें अंकित रहती हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, IUCN रेड लिस्ट कहते हैं। और इसी को हम लोग रेड डाटा बुक भी कहते हैं, है ना। एक किताब होती है जिसमें रेड डाटा लिस्ट रहता है, विलुप्तकाय, एंडेंजर्ड स्पीशीज यानी संकटग्रस्त प्रजातियां जो विलुप्त होने के कगार पर है। तो इस तरह के जो है ना, जो आपके जीव जंतु हैं इनका जो डाटा रखता है ना, एक किताब में रखा जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेड डाटा बुक कहते हैं।